अध्याय 313 सत्य आत्मा क्षेत्र 2। कई दिन बाद एक पुरुष और एक महिला 3 रंग के कमल पर एक साथ बैठे थे। पुरुष ने एक नीला और सफ़ेद हेवन लुओ रहस्यमय लबादा पहना था और उसके बाल नीले थे। उसकी बाईं आंख बर्फ नीली थी और वह आलती पालथी मारकर बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसके बगल में गुलाबी पोशाक पहने एक महिला थी जो लगभग 20 साल की लग रही थी। इस गुलाबी पोशाक वाली महिला का नाम नेहा था और वह सहायक थी जिसे जसवंत ने नकुल शॉ को भेजा था। उसकी साधना सत्य मानव रैंक तक पहुंच चुकी थी। जसवंत के अनुसार नेहा रहस्यमय सच्चे पितृसत्ता की दासी थी और उसकी साधना, उम्र और अनुभव को उसके रूप से नहीं आंका जा सकता था। ये देखा जा सकता था कि जसवंत ने नकुल शॉ पर कितना महत्व दिया था, उन्हें ऐसी अद्वितीय सहायक देकर। चैप्टर लीडर हजार जल चैप्टर हजार जल नदी के पास है। वहाँ का परिदृश्य जटिल है और वहाँ कम से कम 100 ताकतें हैं। कुछ बड़ी ताकतों में देशमुख साइड फैमिली, बाजवा साइड फैमिली, 100 पुष्प चैप्टर और अन्य शामिल हैं। नेहा की आवाज़ मुलायम और अत्यंत प्यारी थी। कैनोपी ग्रेट कंट्री में शाही घराने, 3 संप्रदायों और 4 परिवारों की ताकतें पूरे देश में फैली हुई थीं। यहाँ तक कि राजधानी में भी आयरन ब्लड रिलीजन की ताकतें थीं। हजार जल नदी भी वैसी ही थी। आयरन ब्लड रिलीजन के चैप्टर के अलावा वहाँ देशमुख साइड फैमिली, बाजवा साइड फैमिली, 100 पुष्प चैप्टर और अन्य जैसी कुछ अन्य ताकतें भी थीं। जिन्हें नेहा ने उल्लेख किया था वे बड़ी ताकतें थीं। छोटे परिवार और कुल शामिल नहीं थे। हजार जल नदी में पिछले दर्जनों वर्षों में आयरन ब्लड रिलीजन का चैप्टर वहाँ की सबसे मजबूत ताकत थी, जैसे फ्लडिंग लेक टाइगर फैमिली फ्लडिंग लेक क्षेत्र में थी। अगर फ्लडिंग लेक सिटी लॉर्ड सत्य प्रभु रैंक तक नहीं पहुँचे होते तो नकुल शॉ की वर्तमान स्थिति उनकी स्थिति के समान होती। बेशक फ्लडिंग लेक टाइगर फैमिली पहले से ही टाइगर फैमिली के भीतर एक बड़ी साइड फैमिली थी और उन्होंने अपना क्षेत्र रखा हुआ था। 100 पुष्प चैप्टर नकुल शॉ ताकतों में से एक में थोड़ा रुचि लेने लगे। 100 पुष्प चैप्टर वह दुष्ट कुल था जिससे जल चंद्रमा समुद्री डाकू एक बार संबंधित था। जल चंद्रमा समुद्री डाकू के मरने के बाद 100 पुष्प चैप्टर भी गिर गया, लेकिन तब भी यह अभी भी देशमुख साइड फैमिली और बाजवा साइड फैमिली से तुलना करने में सक्षम था। 100 पुष्प चैप्टर को हजार जल नदी क्षेत्र में शीर्ष 5 ताकतों में स्थान दिया जा सकता है और यह एक दुष्ट कुल है जो विभिन्न परिवारों और खूबसूरत महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है। उनकी अत्यंत खराब प्रतिष्ठा है। नेहा ने आयरन ब्लड रिलीजन के इतिहास में सबसे कम उम्र के चैप्टर लीडर का चमकती आंखों से निरीक्षण किया। नकुल शॉ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 16 से 17 साल की उम्र के साथ उन्हें वयस्क भी नहीं माना जाता था और उनकी साधना सत्य आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी। ये युवक ज्यादा नहीं बोलता था और वह अधिकांश समय साधना करता था। कभी कभी ये नेहा ही थी जिसने 3 फूलों वाले खजाने वाले कमल को उड़ाने के लिए अपनी सत्य आत्मा की कीवी उसमें डाली थी। जल्द ही नकुल शॉ ने हजार जल नदी के आसपास की सामान्य स्थिति को समझा। जब हम हजार जल चैप्टर पहुंचते हैं तो मुझे किस बारे में चिंता करने की ज़रूरत है? नकुल शॉ ने विनम्रतापूर्वक सलाह मांगी। सतह पर हजार जल चैप्टर में 6 सत्य आत्मा क्षेत्र के साधक हैं। उनमें से 2 लेफ्टिनेंट सोनम और साक्षी दोनों शिखर सत्य मानव रैंक पर हैं और जब दोनों ने टीम बनाई तो उन्होंने यहाँ तक कि एक सत्य रहस्य रैंक विशेषज्ञ को हरा दिया था। बेशक ये दोनों चैप्टर लीडर के पद पर नज़र रखे हुए हैं और मुझे चिंता है कि वे बहुत आज्ञाकारी नहीं होंगे। नेहा ने उन कारकों को नहीं छिपाया जो नकुल शॉ के लिए असुविधाजनक थे। नकुल शॉ अपने माथे को रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे उन पर दबाव छोटा नहीं था। इस समय सबसे बड़ा महत्व सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना था। इस तरह दबाव और अफवाहें कम होंगी। 3 फूलों वाले खजाने वाले कमल की उड़ने की गति अत्यंत तेज थी और एक सामान्य सत्य रहस्य रैंक साधक के करीब थी। साथ ही यह अत्यंत स्थिर भी था। कमजोरी ये थी कि 3 फूलों वाला खजाना वाला कमल अधिकतम 2 से 3 लोगों को ही फिट कर सकता था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, 3 फूलों वाले खजाने वाले कमल के हमला, गति और समर्थन क्षमताओं ने इसे नकुल शॉ की सबसे कीमती वस्तु बना दिया। उसके बाद नकुल शॉ ने हजार जल नदी का नक्शा भी निरीक्षण किया। अंत में उस जगह के सबसे बाहरी किनारों पर नकुल शॉ ने नाम देखा, ट्रांसवर्स वाटर स्ट्रॉन्गहोल्ड। हे
तो ट्रांसवर्स वाटर स्ट्रॉन्गहोल्ड और 100 पुष्प चैप्टर दोनों 1000 जल नदी के आसपास हैं। नकुल शॉ का दिल हिल गया। आगमन और चुनौती। आधा महीने बाद नकुल शॉ और नेहा 1000 जल चैप्टर पहुंचे। नए चैप्टर लीडर ने तुरंत आयरन ब्लड रिलीजन के चैप्टर में अराजकता पैदा कर दी। हम्फ, यह नया चैप्टर लीडर एक छोकरा है जिसने अभी तक कोई बाल भी नहीं उगाया है। आप चाहते हैं कि हम वयस्क एक बच्चे के आदेशों को सुनें। मुझे समझ नहीं आता कि आयरन ब्लड रिलीजन का मुख्यालय क्या सोच रहा है। 1000 जल चैप्टर के उच्च अधिकारी सभी नाराज थे। सामने के 2 लेफ्टिनेंट, सोनम और साक्षी, दोनों के चेहरे पर भद्दी अभिव्यक्ति थी। सोनम एक रक्त लबादा वाला युवक था जिसकी ठंडी अभिव्यक्ति थी और उसमें एक भयंकर खूनी आभा थी जिसने सामान्य सत्य मानव रैंक साधकों को कँपकँपा दिया। साक्षी एक अद्भुत महिला थी जो अत्यंत महान लगती थी। उसकी आंखों की जोड़ी टिमटिमाती रहती थी। दोनों ने नज़रें बदलीं। यह नया चैप्टर लीडर उपपितृसत्ता द्वारा खुद को पदोन्नत किया गया था। दूसरे, इस बच्चे को स्पष्ट रूप से जल चंद्रमा समुद्री डाकू की विरासत मिली है और उसने राजधानी में महारानी माधुरी का अपहरण किया था। साक्षी ने कहा, हम्फ, तो क्या जल चंद्रमा खजाना मिलना केवल किस्मत है? महारानी माधुरी का अपहरण भी केवल एक संयोग था, कुछ ऐसा जो पीछे हटने के रास्ते के बिना किया गया था। अगर उपपितृसत्ता नहीं आते, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह सुरक्षित बच सकता था? सोनम ने ठंडे स्वर में उपहास किया। ये स्पष्ट था कि हर कोई इस चैप्टर लीडर के इतिहास और पृष्ठभूमि के बारे में जानता था। नीचे वालों के लिए उन्हें नए चैप्टर लीडर के रवैया और व्यक्तित्व को देखने की ज़रूरत थी ताकि वे उसे नाराज़ न करें। 2 लेफ्टिनेंटों के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण बिंदु खोजने की ज़रूरत थी और फिर पदोन्नत होने का मौका मिलता। साक्षी हंसी और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे उपपितृसत्ता द्वारा खुद को पदोन्नत किया गया था और वह पूरे देश में प्रसिद्ध है। हम सतह पर कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो अगर वह फैल जाता है। सोनम ने कराहट की लेकिन कुछ नहीं कहा। उपपितृसत्ता के समर्थन के साथ वे स्पष्ट रूप से इस नए चैप्टर लीडर के साथ सतह पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अंधेरे में कई तरीकों का उपयोग कर सकते थे। जल्द ही नया चैप्टर लीडर अपने 3 फूलों वाले खजाने वाले कमल के लिए आसमान से उतरा। आयरन ब्लड रिलीजन के हर किसी की आंखें ठंडे नीले बालों वाले युवक पर टिकी थी जिसने हेवन लुओ रहस्यमय लबादा पहना था। वह हल्की बर्फ नीली बाईं आंख दुनिया में किसी भी चीज को छेदन करने में सक्षम लगती थी और एक ठंडी शीतलता देती थी। चैप्टर के मध्य और निचले सोपान ने सहज रूप से उसकी नज़र से बचाव किया। इस नए चैप्टर लीडर की नज़र बस बहुत भयानक थी। उसकी शीतलता आत्माओं को जमा करने में सक्षम लगती थी। केवल 2 लेफ्टिनेंटों ने उससे बचाव नहीं किया। एक आंख की रक्तरेखा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी साधना बहुत कम है और उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। सोनम ने ठंडे स्वर में उपहास किया। अजीब बात यह थी कि नए चैप्टर लीडर के बगल में एक गुलाबी पोशाक वाली दासी भी थी जिसकी साधना सत्य मानव रैंक तक पहुंच चुकी थी। नेहा, पितृसत्ता और उपपितृसत्ता दोनों की सबसे विश्वसनीय दासी। साक्षी ने गुलाबी पोशाक वाली दासी को पहचाना और अपनी कम आकलन को वापस लेते हुए एक गहरी सांस ली। कोई देख सकता था कि उपपितृसत्ता ने नकुल शॉ को उसे भेजकर कितना प्रशंसा की और महत्व दिया था। चैप्टर लीडर को प्रणाम। जब नकुल शॉ ने अपना चैप्टर लीडर टोकन बाहर निकाला तो नीचे के सभी लोगों ने झुककर प्रणाम किया। यहाँ तक कि सोनम और साक्षी जितने मजबूत लोगों को भी सम्मान में नकुल शॉ के सामने झुकना पड़ा। इस क्षण नकुल शॉ को ऐसा लगा जैसे वह आसमान के स्वामी उतर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह शक्ति थी जो उपपितृसत्ता ने उन्हें दी थी। अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के माध्यम से नकुल शॉ के लिए यह देखना मुश्किल नहीं था कि ये लोग वास्तव में उनका पालन नहीं करते थे। नई रणनीति। पहले दिन नकुल शॉ को आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर के उच्च अधिकारियों के बारे में पता चला। एल्डर्स चैप्टर लीडर को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रिपोर्ट करेंगे। चैप्टर लीडर, देशमुख साइड फैमिली तेजी से ताकत में बढ़ रही है और एक और सत्य मानव रैंक का जन्म हुआ है। हालांकि परिवार के मुखिया बूढ़े हो रहे हैं और अपनी सभी सत्य रहस्य रैंक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वे अभी भी 1000 जल चैप्टर को धमकाने वाली सबसे मजबूत ताकत हैं। ज्यादा समय पहले नहीं, देशमुख साइड फैमिली ने यहां तक कि हमारे 1000 जल चैप्टर के नियंत्रण में एक प्राइमल क्रिस्टल खदान में परेशानी पैदा की और एक को मार दिया।
यहाँ निश्चित रूप से कुछ अंतर्निहित इरादे हैं। ये सेवक व्यक्तिगत रूप से देशमुख परिवार जाकर समस्याओं को हल करने की सिफारिश करता है। चैप्टर लीडर को रिपोर्टिंग 100 पुष्प चैप्टर पिछले कुछ महीनों में असामान्य रूप से कम रहा है। कुछ उच्च अधिकारियों को संदेह है कि उन्हें जल चंद्रमा खजाने में से कुछ मिला है। एल्डर्स ने सभी अपने मुद्दों को रिपोर्ट किया। नकुल शॉ ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। उनके दृष्टिकोण से ऐसा लगा कि इन छोटी समस्याओं को बड़ा चढ़ाकर बताया गया था और ये सभी दूसरों के फायदे के लिए थीं। कम से कम अभी कोई भी अकेली ताकत 1000 जल चैप्टर की शक्ति को व्यक्तिगत रूप से चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती थी। आज से मैं एकांत में रहूंगा और सब कुछ नेहा द्वारा संभाला जाएगा। नकुल शॉ उठे और अपनी जगह में प्रवेश किया। ऐसा लगा कि वह इन समस्याओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे और इससे सोनम और साक्षी गुप्त रूप से अत्यंत प्रसन्न हुए। नए चैप्टर लीडर शक्ति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसका मतलब था कि उन दोनों के पास अभी भी बड़ी मात्रा में अधिकार था। परेशान करने वाली वास्तव में नेहा थी। ये दासी समस्याओं में छेद ढूंढ सकती थी और उन पर सवाल उठा सकती थी। नया चैप्टर लीडर केवल एक छोकरा है और डरावना नहीं है। मुख्य समस्या ये दासी है। सोनम और साक्षी ने अपना ध्यान नेहा की ओर मोड़ा। नेहा केवल नकुल शॉ की सहायता नहीं थी, वह पितृसत्ता की प्रमुख सलाहकार भी थी। सफलता का समेकन। नकुल शॉ का काम आसान था और वह अपना अधिकांश समय साधना में बिताते थे। अर्धचरणीय सत्य आत्मा की क्यूई बहुत शुद्ध थी और स्वर पृथ्वी बिजली युआन क्यूई के साथ इसका संबंध बढ़ रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद उनके ऊपर पहले से ही बिजली युआन क्यूई इकट्ठा हो रही थी। सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना नकुल शॉ के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। उन्हें अभी केवल अपने सत्य आत्मा के स्रोत को संघनन करने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। सत्य आत्मा का स्रोत सत्य आत्मा की क्यूई का मूल था और साधक के जीवन और रक्तसार को इकट्ठा करता था। 4 से 5 दिन बीत गए। नकुल शॉ की अर्धचरणीय सत्य आत्मा की क्यूई एक शुद्ध स्तर तक पहुंच गई थी और लगभग पूरी तरह से शुद्ध हो गई थी। तरल सत्य बल का रूप मूल सत्य आत्मा की क्यूई से भी शुद्ध था। नकुल शॉ के ऊपर बिजली युआन क्यूई घनी हो गई और उनके पूरे शरीर में यात्रा की, उनकी हड्डियों को धोया और उनकी अर्धचरणीय सत्य आत्मा की क्यूई को बदल दिया। एक आखिरी कदम। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली और सत्य बल की बूंदें इकट्ठी हुईं और फिर एक मिनी तालाब बनाने के रूप में सिकुड़ गईं। अध्याय 314 सत्य आत्मा क्षेत्र 3 आयरन ब्लड रिलीजन 1000 जल चैप्टर। नए चैप्टर लीडर के हॉल से गरज की आवाज आए और उसके आसपास का क्षेत्र स्वर पृथ्वी बिजली युआन क्यूई से भर गया। अंत में बैंगनी बिजली के हल्के चाप भी थे जिसने एक आश्चर्यजनक दृश्य बनाया। 10 मील के दायरे में आरोही क्षेत्र या उससे ऊपर का हर साधक यहाँ के बदलाव को महसूस कर सकता था। वह वास्तव में उपपितृसत्ता द्वारा महान महत्व दिए जाने के लायक है। अभी तक 17 के भी नहीं हुए हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हैं। ये कैनोपी ग्रेट कंट्री में भी दुर्लभ है। नेहा ने नकुल शॉ की सुरक्षा करते हुए अपनी आंखें घुमाईं। अपने अनुभव के साथ वह जानती थी कि नकुल शॉ सुचारू रूप से प्रगति कर रहे थे और कोई अवरोध नहीं था। लेफ्टिनेंटों की साजिश। नए चैप्टर लीडर से अवरोध ने तुरंत 1000 जल चैप्टर के उच्च अधिकारियों का ध्यान इकट्ठा कर लिया। सोनम और साक्षी दोनों की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। यह नकुल शॉ वास्तव में एक प्रतिभा है। ये सोचना कि तब हमने आरोही क्षेत्र के छठे आकाश तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया था। इसके अलावा उसके पास एक अद्वितीय रक्त शक्ति है। साक्षी की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे लगा कि यह स्थिति थोड़ी परेशान करने वाली हो गई है। अगर नकुल शॉ सत्य आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंचे होते तो वह उनकी आंखों में बस एक बड़ी पृष्ठभूमि वाला कीड़ा होते। हालांकि वे सतह पर कुछ नहीं कर सकते थे, वे अंधेरे में ऐसी चीजें कर सकते थे जिससे ये छोकरा इस चैप्टर से पीछे हट जाए। हालांकि एक बार नकुल शॉ सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गए तो स्थिति अलग हो गई। एक बार सत्य आत्मा कभी नश्वर नहीं। ये वाक्य कैनोपी ग्रेट कंट्री में भी सामान्य रूप से उपयोग किया जाता था। एक बार जब कोई सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन रूप की ताकत में तेजी से वृद्धि होती है और उनकी जीवन अवधि भी तेजी से बढ़ जाती है। अगर वह सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो यह वास्तव में परेशान करने वाला होगा।
रक्तरेखा शक्ति वाला कोई व्यक्ति उन लोगों की तुलना में मजबूत होता है जिनके पास नहीं होती है, बशर्ते वे एक ही रैंक पर हों। इसके अलावा उसके पास 3 फूलों वाला खजाना वाला कमल है। सोनम की अभिव्यक्ति बदलती रही। हालांकि वे शिखर सत्य मानव रैंक पर थे और सामान्य सत्य मानव रैंक को अपनी आंखों में नहीं रखते थे, नकुल शॉ के पास भरोसा करने के लिए बहुत सी चीजें थीं। उसके पीछे उपपितृसत्ता, भयानक प्रतिभा, एक अद्वितीय आंख की रक्तरेखा और कीमती वस्तुएं थीं। ये सभी चीजें उनकी प्रसिद्धि को एक उच्च स्तर पर धकेलती थीं। नहीं, मुझे उसे सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने से रोकना होगा। हर कोई जानता है कि भाग्य, रूप, आध्यात्मिक गोलियां और दिल की स्थिति वह है जो सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। अगर मैं उसे अभी रोक देता हूं, तो बाद में उसकी सफलता की संभावना बहुत कम होगी। सोनम की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। क्या तुम पागल हो? अगर उपपितृसत्ता को इसके बारे में पता चला और तुम नहीं मरे, तो तुम कम से कम त्वचा की एक परत खो दोगे। साक्षी डर से उछल पड़ी। हम स्पष्ट रूप से अपने चैप्टर के लोगों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमें बाहरी लोगों की मदद लेने की जरूरत है। सोनम का चेहरा धूमिल हो गया। बाहरी लोगों की मदद? क्या तुम? साक्षी ने समझ का एक रूप प्रकट किया। अतीत में हजार जल चैप्टर कभी भी ज्यादा खतरे में नहीं था। एकमात्र समस्या जो उनके पास थी, वह देशमुख परिवार के साथ थी। देशमुख साइड फैमिली ने एक प्राइमल क्रिस्टल खदान में प्रवेश किया था जो हजार जल चैप्टर के स्वामित्व में था और आयरन ब्लड रिलीजन के एक सदस्य को मार दिया था। उस बच्चे को अपने सत्य आत्मा के स्रोत को संघनन करने में लगभग 10 और दिन लगेंगे। इस समय अवधि के दौरान हम चीजों को बड़ा बना सकते हैं। एक बार जब 2 ताकतें लड़ती हैं, तो चैप्टर लीडर को उपस्थित होना होगा। सोनम ने एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ अपने होंठ चाटे। साक्षी ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि यह उत्तम योजना थी। वे स्पष्ट रूप से खुद चालें नहीं चल सकते थे, इसलिए उन्हें बाहरी मदद पर भरोसा करना पड़ा। बाहरी मदद देशमुख साइड फैमिली, हजार जल चैप्टर का सबसे बड़ा दुश्मन होगी। बढ़ता संघर्ष अगले 2 दिनों के लिए। आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर और देशमुख साइड फैमिली का झगड़ा बड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। आयरन ब्लड रिलीजन का तरीका कठोर था और चूंकि देशमुख साइड फैमिली वह थी जिसने उनके सदस्य को मारा था, आयरन ब्लड रिलीजन स्पष्ट रूप से हार नहीं मानेगा। उन्होंने जो कुछ भी किया वह आयरन ब्लड रिलीजन के विशिष्ट तरीके से जाता हुआ लगा। 3 दिनों के भीतर आयरन ब्लड रिलीजन और देशमुख साइड फैमिली की लड़ाई एक नए स्तर पर पहुंच गई। शुरुआत में ये केवल आरोही क्षेत्र या अर्धचरणीय सत्य आत्मा क्षेत्र के बीच की लड़ाई थी। बाद में सत्य मानव रैंक के लोगों ने भाग लिया। संघर्ष धीरे धीरे विकसित होने लगा क्योंकि दोनों पक्षों ने छोटे पैमाने के युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। 5वें दिन सोनम और साक्षी खुद लड़ाई में प्रवेश कर गए। देशमुख परिवार से एक सत्य मानव रैंक विशेषज्ञ को मार डाला और 2 सत्य मानव रैंक विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद देशमुख साइड फैमिली के मुखिया, सत्य रहस्य रैंक विशेषज्ञ, ने भी आयरन ब्लड रिलीजन से एक सत्य मानव रैंक को मार दिया। स्थिति फैलने लगी। यह क्या हो रहा है? देशमुख परिवार इतनी अच्छी तरह से एक साथ काम क्यों कर रहा है? सोनम और साक्षी दोनों आश्चर्यचकित थे। अतीत में देशमुख परिवार के मुखिया बूढ़े हो रहे थे और लड़ने का कोई इरादा नहीं था। आमतौर पर आयरन ब्लड रिलीजन के साथ झगड़ों से बचते थे। हालांकि इस बार यह अत्यंत अजीब था। देशमुख साइड फैमिली वह पक्ष था जिसने आयरन ब्लड रिलीजन सदस्य को मारा था और आयरन ब्लड रिलीजन बदला लेने के लिए लड़ रहा था। फिर भी देशमुख साइड फैमिली ने सोनम और साक्षी के कुछ किए बिना ही वापस हमला किया। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। निश्चित रूप से कुछ चल रहा है। देशमुख साइड फैमिली सीधे हमसे टकराने की हिम्मत क्यों करेगी? हालांकि उनके पास एक सत्य रहस्य रैंक विशेषज्ञ है, क्या वे वास्तव में हारने से अधिक जीतने की उम्मीद करते हैं? इसके अलावा हमारे पास जासूसों और मुखबिरों सहित बहुत अधिक लोग हैं। साक्षी को बेचैनी महसूस हुई। लेफ्टिनेंट को रिपोर्टिंग, 100 पुष्प चैप्टर ने हमारे जासूसों को धोखा दिया है और हमारे कई महिला सदस्यों के साथ बलात्कार किया है, इससे पहले कि उनके शवों को गेट पर फेंक दिया जाए, एक अर्धचरणीय सत्य आत्मा क्षेत्र ने रिपोर्ट किया। 100 पुष्प चैप्टर
सोनम और साक्षी दोनों के चेहरों पर अभिव्यक्ति बदल गई और उनके दिल गले तक उछल गए। इस समय के आसपास सौपुष्प चैप्टर अजीब तरह से काम कर रहा था और पंख उड़ाने वाले डाकू को जल चंद्रमा खजाने में कई खजाने मिले थे, विशेष रूप से जल चंद्रमा भगवान आड़ू पंखा जिसने उसकी ताकत को नाटकीय रूप से बढ़ाया था। सौपुष्प चैप्टर की खूबी गणना और क्रूर तरीकों का उपयोग करना था, जबकि देशमुख साइड फैमिली के साथ तालमेल में काम करना। यह आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा। अच्छा नहीं चल रहा है। सोनम और साक्षी दोनों ने एक गहरी सांस ली। उसी दिन आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर ने देशमुख परिवार और सौपुष्प चैप्टर के पलटवार का सामना किया। सतह पर आयरन ब्लड रिलीजन में कई सदस्य और जासूस थे जो किसी भी एक गुट को हरा सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि देशमुख परिवार और बदनाम सौपुष्प चैप्टर तालमेल में काम करेंगे। 7वें दिन आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर का नुकसान और भी अधिक हो गया। अगर यह जारी रहा तो 1000 जल चैप्टर को विनाश का सामना करना पड़ेगा। मांग हम्फ अगर नकुल शॉ आता है और मुझसे माफ़ी मांगता है तो देशमुख साइड फैमिली आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर पर हमला छोड़ने के बारे में सोच सकती है। एक बूढ़ा और झुर्रीदार बुजुर्ग सफ़ेद कपड़े पहने हुए हवा में तैर रहा था, जैसे वह बिना वजन वाला एक पंख हो। उन्होंने एक भव्य आभा दी जिसने सत्य मानव रैंक के लोगों को बेचैनी से कंपकपा दिया। ये व्यक्ति देशमुख साइड फैमिली का मुखिया सत्य रहस्य रैंक विशेषज्ञ था। चैप्टर लीडर से माफ़ी मांगवाएं। हमारे चैप्टर लीडर ने 1000 जल चैप्टर से आधा कदम भी बाहर नहीं रखा है। उन्होंने आपके देशमुख साइड फैमिली को कब नाराज़ किया? सोनम और अन्य को लगा कि कुछ गड़बड़ है। नकुल शॉ ने इतनी बड़ी परेशानी पहले ही कैसे पैदा कर दी होगी? हम्फ उस नए चैप्टर लीडर ने फ्लडिंग लेक सिटी में मेरे पोते अमन देशमुख की बांह नष्ट कर दी। अमन हमारे 1000 जल देशमुख परिवार की शीर्ष प्रतिभा था और मुख्य देशमुख परिवार को सिफारिश की गई थी। वह संभावना से भरा हुआ था, लेकिन उस हरामी ने उसे अपंग कर दिया जिसने उसके शरीर में एक जहर भी इंजेक्ट किया जिसने लगभग उसकी साधना को गिरा दिया। वह अभी भी ठीक हो रहा है। देशमुख साइड फैमिली के मुखिया की आवाज़ ठंडी और गुस्से से भरी हुई थी। ये सुनकर आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने अमन देशमुख 1000 जल देशमुख साइड फैमिली की नंबर 1 प्रतिभा के बारे में सुना था। साथ ही वह परिवार के पुराने मुखिया का पोता भी था। हालांकि इस अमन देशमुख का अचानक नए चैप्टर लीडर के साथ झगड़ा था। फ्लडिंग लेक सिटी में वापस अमन देशमुख ईर्ष्यालु था और उसने तीरंदाजी में नकुल शॉ को चुनौती दी थी। वह लड़ाई अत्यंत खतरनाक थी। नकुल शॉ ने अपने प्रतिद्वंद्वी की बांह को बर्फ में बंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। सौभाग्य से फ्लडिंग लेक सिटी के लॉर्ड ने समय पर मदद की, अन्यथा अमन देशमुख एक बर्फ की मूर्ति बन गया होता। उस घटना के बाद अमन देशमुख की चोट वास्तव में शुरुआत में सोचे गए से अधिक गंभीर थी। आर्टेमिस धनुष की शीतलता ने अपनी शक्ति पर चिपक गई थी और उसकी हड्डियों में रिस गई थी। पिछले आधे साल में अमन देशमुख बिस्तर पर पड़ा रहा है। हालांकि देशमुख परिवार ने कई डॉक्टरों को आमंत्रित किया था, उसकी क्षमता गिर गई थी, जिससे उसके लिए भविष्य में सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। संयोग से नया चैप्टर लीडर 1000 जल में एक प्रमुख व्यक्ति होगा और वहां की ताकतों ने संयोगवश उसकी पृष्ठभूमि की जांच की। हालांकि उनकी जांच के तहत उन्होंने पाया था कि यह छोकरा वह व्यक्ति था जिसने अमन देशमुख को घायल किया था। हम्फ नकुल शॉ, अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो इतने सारे दुश्मन बनाने के लिए खुद को दोष दो। तुम फ्लडिंग लेक सिटी से भागे, मेरे पोते को घायल किया और फिर जल चंद्रमा खजाने से चोरी की। अगर पंख उड़ाने वाले डाकू ने टीम बनाने और इनाम बांटने का सुझाव नहीं दिया होता तो मैं इतनी जल्दी चाल नहीं चलता। देशमुख साइड फैमिली के मुखिया ने अपने दिल में ठंडे स्वर में उपहास किया। सौपुष्प चैप्टर के पंख उड़ाने वाले डाकू ने जल चंद्रमा भगवान आड़ूपंखा को परिष्कृत किया था और उसकी साधना अब अर्धचरणीय सत्य रहस्य रैंक के भीतर थी। लड़ाई शक्ति के मामले में यह उनकी तुलना में कम नहीं थी, लेकिन उनके तरीके बहुत अधिक क्रूर थे। सोनम का पक्ष अत्यधिक दबाव महसूस कर रहा था, क्योंकि देशमुख परिवार और सौपुष्प चैप्टर एक साथ हमला कर रहे थे। उसे देशमुख परिवार का सामना करना पड़ा, जबकि साक्षी ने सौपुष्प चैप्टर का सामना किया।
लेफ्टिनेंट यून, लेफ्टिनेंट साक्षी हार गई हैं और पंख उड़ाने वाले डाकू द्वारा पकड़ी गई हैं। एक आकृति तेजी से करीब आए। क्या साक्षी पकड़ी गई है? सोनम ने एक ठंडी सांस ली क्योंकि ठंडा पसीना उसकी पीठ से बह गया। वह साक्षी की ताकत को बहुत स्पष्ट रूप से जानता था। वह कोई थी जिसने सालों तक उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि उसके जैसी एक विशेषज्ञ को पंख उड़ाने वाले डाकू ने हरा दिया था और फिर पकड़ लिया था। तुम्हारे पास नकुल शॉ को सौंपने के लिए 3 दिन हैं। देशमुख साइड फैमिली ने उपहास किया। अंतिम चरण, हजार जल चैप्टर लीडर का हॉल। चैप्टर लीडर, देशमुख परिवार और 100 पुष्प चैप्टर ने हजार जल चैप्टर पर हमला करने के लिए टीम बनाई है। 2 लेफ्टिनेंटों को आपकी मदद की ज़रूरत है, किसी ने बाहर से रिपोर्ट किया। नेहा प्रवेश द्वार पर खड़ी रही और कुछ नहीं कहा। वह केवल नकुल शॉ की रक्षा के लिए यहाँ थी। दफा हो जाओ, नकुल शॉ ने कहा। अपने दिल में वह जानता था कि सोनम और अन्य निश्चित रूप से उसे सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस समय उनके शरीर के भीतर सत्य आत्मा का स्रोत अंगूठे के आकार में बन चुका था। वेन टिल्ड। उसी पल में कुछ अचानक हुआ। उनके डांटियन के अंदर जल चंद्रमा समुद्री डाकू का सत्य आत्मा का स्रोत नकुल शॉ के सत्य आत्मा के स्रोत के साथ बातचीत किया और एक रहस्यमय पुल बनाया। वह सत्य आत्मा का स्रोत नकुल शॉ के सत्य आत्मा के स्रोत से 10 गुना से अधिक बड़ा था और एक पारदर्शी पुस्तक बनाई। पुस्तक पर कई शब्द थे, रहस्यमय पुष्प खजाना बाइबल। इस अध्याय में नकुल शॉ पर दबाव नाटकीय रूप से बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि सोनम और साक्षी की जानबूझकर की गई साजिश से हजार जल चैप्टर का पतन हो जाएगा, या नकुल शॉ की सफलता समय पर स्थिति को बचा लेगी? अध्याय 315, चैप्टर लीडर का एकांत से बाहर आना। रहस्यमय पुष्प खजाना बाइबल, जिसे नकुल शॉ ने नष्ट कर दिया था, वास्तव में जल चंद्रमा समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत में संरक्षित थी। जल चंद्रमा समुद्री डाकू, तुम अभी भी अपनी गुप्त कौशल को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम ये चाल क्यों छोड़ गए? नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने सत्य आत्मा की क्यूई से बनी पुस्तक का अवलोकन किया और वह भरे बिना नहीं रह सके। इस क्षण उन्होंने आखिरकार महसूस किया कि जल चंद्रमा समुद्री डाकू के गणना कौशल कितने भयानक थे। उस युग में जल चंद्रमा समुद्री डाकू के पास शासन करने की ताकत नहीं थी, लेकिन उसने केवल ताकत और खजानों पर भरोसा नहीं किया, वह अत्यंत बुद्धिमान भी था। शुवा, नकुल शॉ ने सत्य आत्मा की क्यूई द्वारा बनाई गई पुस्तक को स्कैन करने के लिए अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख को संचलन किया और उसकी सामग्री तुरंत नकुल शॉ द्वारा नकल कर ली गई। उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में कई बदलाव आए थे और उसकी शक्ति अधिक से अधिक भयानक होती गई, यहाँ तक कि उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड के तुलनीय एक कौशल रहस्यमय पुष्प खजाना बाइबल को भी नकल कर लिया गया था। जल्द ही रहस्यमय पुष्प खजाना बाइबल उनके मन में दिखाई दी और नकुल शॉ ने तेजी से उसकी सामग्री पर नजर डाली। कौशलों के मामले में रहस्यमय पुष्प खजाना बाइबल केवल उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड के करीब थी, लेकिन यह एक पुस्तक थी जिसमें 100 पुष्प चैप्टर और दुष्ट मार्ग के कौशल शामिल थे। सरल रूप से कहा जाए, यह एक दुष्ट पुस्तक थी जिसमें बुराई तकनीकों के सार शामिल थे। इसलिए इसका वास्तविक मूल्य नकुल शॉ की बिजली विरासत के तुलनीय हो सकता था। केवल अंतर यह था कि रहस्यमय पुष्प खजाना बाइबल साधकों के लिए मूल कोर क्षेत्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल बनाती थी, जबकि बिजली विरासत में सफलता की एक निश्चित मात्रा थी। मैं सर्वश्रेष्ठ को चुनूंगा और बाकी को भूल जाऊंगा, नकुल शॉ ने अपना निर्णय लिया। हाथ में रहस्यमय पुष्प खजाना बाइबल के साथ उन्हें किसी अन्य कौशल की जरूरत नहीं थी। समेकन और परिवर्तन। अगले 1 से 2 दिनों के लिए नकुल शॉ एकांत में रहे। चैप्टर लीडर के हॉल के ऊपर बिजली युआन क्यूई कई गुना घनी हो गई और उसने यहाँ तक कि एक बिजली का बादल भी बना लिया। सिर्फ सत्य आत्मा क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की कोशिश से उत्पन्न आभाही दूसरों की तुलना में कई गुना मजबूत है। नेहा का दिल हिल गया। हॉल के ऊपर इकट्ठा हुआ बिजली का बादल पहले से ही एक सत्य मानव रैंक विशेषज्ञ के शुरुआती चरणों से अधिक हो गया था। सामान्य मानदंड के अनुसार जो लोग अभी अभी सत्य मानव रैंक में प्रवेश किए थे, उन्हें शुरुआती चरण में माना जाता था और केवल समेकन के बाद ही वे शुरुआती चरणों तक पहुंचते थे। नकुल शॉ की आभा इतनी मजबूत होने के 3 मुख्य कारण थे। पहला,
बिजली विरासत अत्यंत शक्तिशाली थी और बिजली दुनिया के सबसे मजबूत तत्वों में से एक थी। यह अधिकांश अन्य तत्वों का मुकाबला कर सकती थी। दूसरा, नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा एक उच्च स्तर तक पहुंच गई थी और उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का मानसिक ऊर्जा का स्रोत अत्यंत बड़ा था, इसलिए वह अधिक स्वर पृथ्वी युआन क्यूई इकट्ठा कर सकते थे। तीसरा, जल चंद्रमा समुद्री डाकू के शुद्ध सत्य आत्मा के स्रोत का कुछ हिस्सा नकुल शॉ के सत्य आत्मा के स्रोत के साथ विलय हो गया था। इन कारणों के अलावा नकुल शॉ के पास 3 फूलों वाला खजाना वाला कमल भी था, जिसने उन्हें साधना करने में मदद की। इसलिए, हालांकि नकुल शॉ का सत्य आत्मा का स्रोत अभी अभी इकट्ठा हुआ था, ये पहले से ही काफी शक्तिशाली था। बूम! हवा में बिजली का बादल अचानक हिल गया और यह बाढ़ की तरह नकुल शॉ के शरीर में दौड़ गया और उसे शुद्ध किया। समय में एक निश्चित क्षण पर हवा में बिजली विलय हो गई। उसके तुरंत बाद एक अराजक, विनाशकारी अनुभूति वाली सत्य आत्मा क्षेत्र की एक नई आभा कई मीलों तक फैल गई। उस समय आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर में हर किसी ने एक आभा महसूस की जिसने उन्हें कंपकंपा दिया। वह सफल हो गया। नेहा ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने अभी अभी एक बहुत बड़ा कार्य पूरा किया हो और उसकी आंखों में एक आश्चर्य की चमक दिखाई दी। नकुल शॉ की आभा बहुत अधिक शक्तिशाली थी। वह अभी अभी सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचे थे, लेकिन वह पहले से ही ऐसी जबरदस्त आभा दे रहे थे। केवल कुछ सर्वोच्च विशेषज्ञ ही अपनी साधना बढ़ने पर ऐसी अनुभूति देंगे। उदाहरण के लिए, जब तलवार संत सत्यदेव सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचे, तो तलवार प्रकाश की एक किरण ने उनका पीछा करने वाले सत्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार, जब स्कारलेट मून पितृसत्ता सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचे, तो एक रक्त रंग के बादल ने 10 मील के दायरे में सब कुछ ढक लिया, जो विपदा का प्रतीक था। जब नकुल शॉ सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचे, तो 10 मील के दायरे में हर कोई गरज की भनभनाहट सुन सकता था और सुन्न महसूस करता था। चैप्टर लीडर को रिपोर्टिंग, लेफ्टिनेंट साक्षी को पंख उड़ाने वाले डाकू ने पकड़ लिया है। देशमुख परिवार के मुखिया और पंख उड़ाने वाले डाकू ने कहा है कि अगर चैप्टर लीडर 3 दिनों के भीतर प्रकट नहीं होता है, तो वे आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर को नष्ट कर देंगे। हॉल के बाहर एक घुटने टेके हुए आकृति कांप रही थी। जिस क्षण नकुल शॉ ने सत्य आत्मा क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, यहाँ तक कि सामान्य सत्य मानव रैंक साधक भी नकुल शॉ का सामना करते समय अपने दिल को हिलता हुआ महसूस करेंगे। दफा हो जाओ! हवा में एक गरजती आवाज गूंज उठी, जैसे बिजली के देवता की आवाज। हाँ, अर्धचरणीय सत्य आत्मा क्षेत्र का साधक इतना डर गया था कि उसकी आत्मा लगभग विलय हो गई। इस नए चैप्टर लीडर की सिर्फ एक चिल्लाहट ने ही लगभग उसके दिमाग को चकनाचूर कर दिया था। सामान्य सत्य मानव रैंक के पास ये शक्ति नहीं थी। उसे अपने सत्य आत्मा के स्रोत को समेकित करना चाहिए। अब उसके लिए चलने का सबसे अच्छा समय नहीं है, नेहा ने अपने दिल में सोचा। हॉल के भीतर नकुल शॉ अपने नीले बालों को उड़ाते हुए आलती पालती मारकर बैठे थे। बिजली के चाप उनके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे। वे मकड़ी के जाल से भी पतले थे। उसी क्षण में उनके माथे पर एक बिजली का निशान चमका। ये वही फ्लोटिंग क्रेस्ट बिजली का निशान था जो उन्हें फ्लोटिंग क्रेस्ट महल में मिला था। नेहा केवल 50% सही थी। नकुल शॉ को न केवल अपने सत्य आत्मा के स्रोत को समेकित करने की जरूरत थी, उन्हें सुधार करने की भी जरूरत थी। उनकी बिजली विरासत उनकी साधना द्वारा प्रतिबंधित थी, लेकिन अब उन्होंने सत्य आत्मा क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली थी और स्वर पृथ्वी युआन क्यूई को महसूस करने में एक नए स्तर तक पहुंच गए थे। यह अधिकांश सामान्य सत्य मानव रैंकों से भी बेहतर था। बूम बूम बूम! हवा में एक बार फिर बिजली दिखाई दी, इस बार पिछली बार से भी अधिक शक्तिशाली। यह क्या हो रहा है? क्या उसने अभी अभी सत्य आत्मा क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं की? उसकी आभा फिर से क्यों बढ़ रही है? नेहा के चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति थी। वास्तव में, क्योंकि जल चंद्रमा समुद्री डाकू के सत्य आत्मा के स्रोत का कुछ हिस्सा नकुल शॉ के सत्य आत्मा के स्रोत के साथ विलय हो गया था, उसका आकार एक शुरुआती चरण सत्य मानव रैंक के करीब था। किसी को ये जानना होगा कि जल चंद्रमा समुद्री डाकू की साधना शिखर सत्य रहस्य रैंक तक पहुंच गई थी और यह अर्धचरणीय सत्य प्रभु रैंक में थी। उसके द्वारा पीछे छोड़ा गया सत्य आत्मा का स्रोत स्पष्ट रूप से मजबूत था।
अभी अभी सफलता प्राप्त करने से शक्ति और इंद्रियों का उपयोग करते हुए नकुल शॉ ने सीधे बिजली विरासत के दूसरे तल में चार्ज किया और अधिक बिजली युआन क्यूई इकट्ठा किया। साथ ही जल चंद्रमा समुद्री डाकू का सत्य आत्मा का स्रोत एक ऐसी शक्ति बन गया जिसने उन्हें बिजली युआन क्यूई को अवशोषित करने और उनके सत्य आत्मा के स्रोत को समेकित करने में मदद की। समय बीतता गया। चैप्टर लीडर के हॉल के ऊपर बिजली युआन क्यूई से आंदोलन लगभग एक सत्य रहस्य रैंक के तुलनीय था। नकुल शॉ के ऊपर 100 गज चौड़े बिजली के बादल दिखाई दिए। इस क्षण यहाँ तक कि सामान्य सत्य मानव रैंक साधक भी नकुल शॉ के करीब आने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर बिजली का वह भयानक बादल नीचे आता तो न केवल नकुल शॉ मर जाते बल्कि पास के सत्य आत्मा क्षेत्र साधक भी सुरक्षित पीछे हटने में सक्षम नहीं होते। वेंटिल्ड नकुल शॉ के नीचे 3 फूलों वाला खजाना वाला कमल एक अजीब प्रकाश दिया जिसने उन्हें अधिक स्वर पृथ्वी युआन क्यूई अवशोषित करने में मदद की। 3 फूलों वाले खजाने वाले कमल जैसी एक पवित्र वस्तु ने भी नकुल शॉ की आभा को बढ़ाया। चैप्टर लीडर का हस्तक्षेप। झे यह आखिरी दिन है। अगर नकुल शॉ बाहर नहीं आता है तो ये कामुक लेफ्टिनेंट हमारी खेलने की चीज बन जाएगी। पंख उड़ाने वाले डाकू ने भयानक रूप से मुस्कुराया। देशमुख साइड फैमिली और 100 पुष्प चैप्टर ने 1000 जल चैप्टर को घेर लिया था। लेफ्टिनेंट साक्षी का चेहरा गुस्सा से भरा हुआ था। उसके हारने का कारण ताकत नहीं था बल्कि इसलिए था क्योंकि पंख उड़ाने वाले डाकू ने जल चंद्रमा समुद्री डाकू द्वारा जीवित होने पर उपयोग किए गए जल चंद्रमा खजाने से लिया गया एक जहर उपयोग किया था। लेफ्टिनेंट सोनम ने चैप्टर के उच्च अधिकारी का नेतृत्व किया और केवल बचाव किया। देशमुख साइड फैमिली और 100 पुष्प चैप्टर ने बहुत कठोर अभिनय करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि आयरन ब्लड रिलीजन की शक्ति अभी शाही घराने को भी दबा रही थी। पंख उड़ाने वाले डाकू अपना गुस्सा निकालना चाहता था और उन वस्तुओं को वापस लेना चाहता था जो उसकी थीं। देशमुख साइड फैमिली के मुखिया अपने पोते के लिए बदला लेना चाहते थे और उनके पीछे मुख्य देशमुख परिवार था। वह नकुल शॉ पहले ही सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुका है लेकिन वह अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। सोनम ने अपने दांत पीसे, अत्यंत क्रोधित। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में नकुल शॉ, सच्चा चैप्टर लीडर, एक कछुए की तरह छिप रहा था। क्या इस क्षण में सोनम के पास नकुल शॉ के खिलाफ गणना करने का समय था? 1000 जल चैप्टर 10 सालों के भीतर सबसे खतरनाक स्थिति में गिर गया था। अपनी सभी ताकतों का उपयोग करके प्रकाश और अंधेरे दोनों में वे केवल मुश्किल से 2 गुटों को रोकने में सफल रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। सोनम को ऐसा लगा जैसे एक दिन 1 साल लंबा था और साक्षी को जो आ रहा था उसके लिए भय महसूस हो रहा था। उनके दिमाग में कड़वाहट दिखाई दी। उन्होंने नकुल शॉ को धोखा देना चाहा था लेकिन इसके बजाय खुद को जला लिया था। उन्होंने न केवल नकुल शॉ के खिलाफ गणना नहीं की, उन्हें बाद वाले के कारण हुई एक समस्या में घसीटा गया था। सोनम को यहाँ तक संदेह था कि नकुल शॉ एक विपदा था। वह फ्लडिंग लेक सिटी में शादी से भाग गया था, ट्रांसिवर्स वाटर स्ट्रॉन्गहोल्ड गया और जल चंद्रमा खजाना लिया और फिर राजधानी गया और महारानी माधुरी का अपहरण किया। अब वह 1000 जल चैप्टर में पहुंचा था और विपदा पहले ही उन पर आ चुकी थी, इससे पहले कि उन्हें नकुल शॉ के खिलाफ गणना करने का मौका मिलता। देशमुख साइड फैमिली और 100 पुष्प चैप्टर दोनों नकुल शॉ के दुश्मन थे। हालांकि दबाव जो नकुल शॉ को सहना चाहिए था वह 2 लेफ्टिनेंटों द्वारा सहना जा रहा था। लगभग दोपहर हो गई है। अगर नकुल शॉ बाहर नहीं आता है तो हम इस खूबसूरत लेफ्टिनेंट को अपवित्र करेंगे और फिर 1000 जल चैप्टर को नष्ट कर देंगे। पंख उड़ाने वाले डाकू ने धमकी दी। देशमुख साइड फैमिली के मुखिया ने भी ठंडे स्वर में उपहास किया और 1000 जल चैप्टर पर हमला करने की तैयारी करते हुए अपना हाथ उठाया। मुख्य देशमुख परिवार भी 8 प्रमुख गुटों में से एक था। मुख्य कुल परिवार या मुख्यालय साइड या चैप्टर ताकतों का बहुत अधिक समर्थन नहीं करेंगे, नहीं तो संतुलन खो जाएगा। इसलिए देशमुख साइड फैमिली का मुखिया केवल आयरन ब्लड रिलीजन से सावधान था लेकिन उनसे डरता नहीं था। बूम! 1000 जल चैप्टर के ऊपर एक तेज गरज विस्फोटित हुई और 100 मील के दायरे में हर कोई बिजली का एक चाप देख सकता था। बहुत से लोगों को एक बेचैनी दिखाई दी। साथ ही चैप्टर लीडर के हॉल के ऊपर बिजली का बादल गायब हो गया। नकुल शॉ के माथे पर एक नीला बिजली का प्रतीक दिखाई दिया। शिव! उसकी आकृति जगह से गायब हो गई और बिजली की एक लकीर आसमान से चमक उठी।
चैप्टर लीडर आ रहा है। नेहा ने हल्की से मुस्कुराए और हर जगह एक संचरण भेजा। चैप्टर लीडर आ रहा है। पूरा 1000 जल चैप्टर आसमान में घुसने वाली बिजली के उस चाप को देखता रहा। अध्याय 316 सत्य आत्मा क्षेत्र का वध। आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर। देशमुख साइड फैमिली और पंख उड़ाने वाले डाकुओं की ताकतें चारों ओर खड़ी थीं, बाहर निकलने के रास्तों को अवरुद्ध कर रही थीं। धर्मी और दुष्ट ताकत ने टीम बनाई थी और 1000 जल चैप्टर को एक हताश स्थिति में धकेल दिया था। अगर कोई बाहरी मदद नहीं होती तो 1000 जल चैप्टर आज गायब हो सकता था। सोनम नफरत से भरा हुआ था क्योंकि यह सब नए चैप्टर लीडर द्वारा लाया गया था। लेफ्टिनेंट साक्षी के चेहरे पर अपमान और उदासी लिखी हुई थी। आसपास 100 पुष्प चैप्टर के कुछ लोग थे जो उसे दुष्ट अभिव्यक्ति और मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। जब तक पंख उड़ाने वाला डाकू आदेश देता, उसका भाग्य अकल्पनीय हो जाता। दुखद बात यह थी कि नया चैप्टर लीडर केवल अपनी साधना की परवाह करता था और एक कछुए की तरह छिप जाता था। उन दोनों ने मूल रूप से दुश्मनों का उपयोग करके नकुल शॉ को लड़ाना चाहा था। लेकिन अचानक नकुल शॉ एक विपदा थे जिसने इतनी परेशानी पैदा कर दी थी और वह केवल कुछ दिन पहले 1000 जल चैप्टर पहुंचे थे। यह नकुल शॉ पहले ही सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुका है, तो वह क्यों नहीं आ रहा है? अगर वह और नेहा आते तो हमें 2 और सत्य आत्मा क्षेत्र साधकों की मदद मिलती और कम से कम तब आशा होती। सोनम जितना अधिक इसके बारे में सोचता गया, उतना ही अधिक उसे अविश्वसनीय और गुस्सा आता गया। उसने चैप्टर लीडर और नेहा को पूछने के लिए कई बार लोगों को भेजा था, लेकिन जवाब वही था, दफा हो जाओ। नकुल शॉ का आगमन। ठीक इसी समय गरज की एक तेज गड़गड़ाहट आसमान में गूंज उठी। चैप्टर लीडर आ रहा है। गरज की गड़गड़ाहट के बाद बिजली का एक चाप आसमान से चमक उठा, एक खूबसूरत दृश्य बनाया। पूरे 1000 जल चैप्टर में सभी विशेषज्ञ उस सत्य आत्मा की क्यूई की नई आभा से आकर्षित हुए। हर कोई 10 मील के दायरे में उस प्रकाश के चाप को देख सकता था। तीनों ताकतों के सत्य आत्मा क्षेत्र साधकों ने सभी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को फैलाया। नकुल शॉ, तुम आखिरकार आ गए। सोनम को अभी भी गुस्सा महसूस हो रहा था, लेकिन पंख उड़ाने वाले डाकू और देशमुख साइड फैमिली के मुखिया की प्रतिक्रियाएं उनकी तुलना में कहीं अधिक भयंकर थीं। नकुल शॉ, पंख उड़ाने वाले डाकू की आवाज़ कांप उठी क्योंकि उसने अपनी आंखों में एक घातक नज़र के साथ अपने दांत पीसे। यह एक ऐसी नज़र थी जिसमें से केवल एक ही जीवित रह सकता था। तुम वह नकुल शॉ हो जिसने मेरे पोते के भविष्य और 1000 जल देशमुख परिवार की आशा को नष्ट कर दिया। देशमुख साइड फैमिली के मुखिया का चेहरा गुस्सा और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। 2 विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया ने सोनम को डरा दिया, खासकर पंख उड़ाने वाला डाकू। ऐसा लगा जैसे वह नकुल शॉ के खून और हड्डियों को खाना चाहता था। शिव, हवा में चमकने वाली आकृति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और यह एक विनाशकारी आभा के साथ उतरी। मौजूद सभी सत्य आत्मा क्षेत्र साधकों की अभिव्यक्ति बदल गई। यह आभा किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं थी जो अभी अभी सत्य आत्मा क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सका हो। चैप्टर लीडर को प्रणाम। चैप्टर के सभी सदस्यों ने नकुल शॉ को झुककर प्रणाम किया। सोनम ने गुप्त रूप से अपने दांत पीसे, लेकिन उसे अभी भी बाहर से सम्मानजनक अभिनय करना पड़ा। चैप्टर लीडर, देशमुख साइड फैमिली और 100 पुष्प चैप्टर हम पर हमला कर रहे हैं और स्थिति अच्छी नहीं है। हमें आशा है कि चैप्टर लीडर हमें दुश्मन को नष्ट करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। वह अत्यंत चालाक था और तुरंत नकुल शॉ को बड़ा कार्य दिया। अगर 1000 जल चैप्टर नष्ट हो गया तो यह नकुल शॉ की गलती होगी क्योंकि वह नेता थे और सोनम को खुद ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी। देशमुख साइड फैमिली और पंख उड़ाने वाले डाकू का दिल धड़क उठा क्योंकि उन्होंने नकुल शॉ की आभा महसूस की। अतीत में नकुल शॉ केवल शक्तिशाली तरीकों वाला आरोही क्षेत्र का एक छोकरा था। हालांकि अब जब उसने सत्य आत्मा क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली थी तो कुछ कठिनाई होगी। रणनीतिक आदेश, सब सुनो। नकुल शॉ की आवाज़ आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर के उच्च अधिकारी के मन में प्रवेश कर गई। आवाज़ सीधे उनके मानसिक ऊर्जा आयामों में चली गई और यह एक सामान्य संचरण से कहीं बेहतर था। क्या शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा! 1000 जल चैप्टर के उच्च अधिकारी ने सोचा और सुना। लेफ्टिनेंट सोनम, लड़ाई शुरू होने के बाद तुम्हें एल्डर वीरेंद्र का नेतृत्व करने और उसे चाय बनने में लगने वाले आधे समय तक रोकने की ज़रूरत है।
अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। नकुल शॉ की आवाज़ में गरज शामिल थी। ये अधीनस्थ समझते हैं। सोनम ने गुप्त रूप से अपने दिल में उपहास किया। उनके दृष्टिकोण से ऐसा आदेश मौत को आमंत्रित करना था। साक्षी के पकड़े जाने के बाद सोनम और एल्डर वीरेंद्र दो सबसे मजबूत लोग थे और वे टीम बनाने पर सामान्य सत्य रहस्य रैंक साधकों को थोड़ी देर के लिए रोक सकते थे। इसके अलावा देशमुख साइड फैमिली के मुखिया बूढ़े थे और उनकी लड़ाई की क्षमता पहले जितनी महान नहीं थी। हालांकि देशमुख साइड फैमिली के अलावा एक और खतरा था। वह था पंख उड़ाने वाला डाकू। एक निश्चित दृष्टिकोण से पंख उड़ाने वाले डाकू का खतरा अधिक था। ये डाकू अर्धचरणीय सत्य रहस्य रैंक में था और उसने जल चंद्रमा भगवान आरूपंखा प्राप्त किया था, जिससे उसके हमले सामान्य सत्य रहस्य रैंकों के तुलनीय थे। इसके अलावा पंख उड़ाने वाला डाकू 100 पुष्प चैप्टर का एक नेता था और उसके पास विभिन्न तरीके थे जिनसे बचाव नहीं किया जा सकता था। साक्षी को उसी ने पकड़ा था। यह अधीनस्थ समझता है। मैं लेफ्टिनेंट सोनम के साथ टीम बनाऊंगा और कार्य को पूरा करने का प्रबंधन कर सकता हूं। लेकिन पंख उड़ाने वाले डाकू, एल्डर वीरेंद्र ने पूछा, तुम्हें बस अपना कर्तव्य करना है। मैं पंख उड़ाने वाले डाकू को खुद संभाल सकता हूं, नकुल शॉ ने भावहीनता से कहा। बस 1 या 2 सांस में उसने अपना सेटअप पूरा कर लिया था। उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख क्षेत्र में फैल गई और स्थिति की एक स्पष्ट व्याख्या थी। हाँ, क्या ये छोकरा इतना अहंकारी है कि वह सोचता है कि पंख उड़ाने वाले डाकू से निपटना आसान है। सोनम अत्यंत प्रसन्न था। अगर यह अतीत में होता तो पंख उड़ाने वाले डाकू के खिलाफ उसकी जीत की संभावना 40-60% के बीच थी, जिसका अर्थ था कि पंख उड़ाने वाला डाकू उसका मुकाबला नहीं था। हालांकि जल चंद्रमा भगवान आरूपंखा और जल चंद्रमा खजाने से अन्य वस्तुएं प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। अब सोनम के पास पंख उड़ाने वाले डाकू के खिलाफ ज्यादा मौका नहीं था। नकुल शॉ के निर्णय ने सोनम को अत्यंत प्रसन्न किया। एकमात्र चिंता मुख्यालय की प्रतिक्रिया थी जब चैप्टर नष्ट हो गया था। बिजली का प्रहार। नकुल शॉ, अगर तुम आते हो और माफी मांगते हो तो भी आशा का मौका हो सकता है, देशमुख परिवार के मुखिया ने गहराई से कहा। हा, नकुल शॉ, भले ही तुम घुटने टेक दो, माफी मांगो और अपने सभी खजाने सौंप दो, मैं तुम्हें फिर भी माफ नहीं करूंगा। पंख उड़ाने वाला डाकू भयानक रूप से मुस्कुराया और उसके जल चंद्रमा भगवान आरूपंखा से एक ठंडी नीली लहर मुक्त हुई। उसमें शामिल शक्ति एक सामान्य सत्य मानव रैंक को मारने के लिए पर्याप्त थी। नकुल शॉ ने पंख उड़ाने वाले डाकू पर ध्यान नहीं दिया और उसने देशमुख परिवार की ओर आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर के कुछ लोगों का नेतृत्व किया। 100 सोनम और एल्डर वीरेंद्र योजना के अनुसार गए और देशमुख साइड फैमिली के मुखिया को रोकने के लिए गए। उन्हें यकीन था कि वे बूढ़े सत्य रहस्य रैंक विशेषज्ञ को थोड़े समय के लिए रोकने में सक्षम थे। लेकिन नकुल शॉ देशमुख साइड फैमिली की ओर भी चार्ज क्यों कर रहा था? क्या वह पंख उड़ाने वाले डाकू से निपटने वाला नहीं था? शिव, नकुल शॉ की आकृति बेहोश हो गई और हवा में नीली बिजली की लहरें फैल गईं। बिजली का एक चाप तेजी से देशमुख साइड फैमिली के एक सत्य मानव रैंक एल्डर की ओर तेज हुआ। वह इतना तेज था कि जहां भी वह गया, बिजली की झटके देशमुख साइड फैमिली के मध्य सोपान को झुलसा देंगे, उन्हें उनकी आखिरी सांस पर छोड़ देंगे। क्या तेज गति! मैं देखूंगा कि नया चैप्टर लीडर कितना मजबूत है। देशमुख साइड फैमिली के एल्डर का दिल उछल पड़ा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। आखिरकार वह एक सत्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था जो सत्य मानव रैंक के शुरुआती चरणों तक पहुंच चुका था। वह अभी सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचे एक कनिष्ठ से क्यों डरेगा? शुवा, नीला प्रकाश जिसमें नकुल शॉ बदल गया था, अचानक अपनी गति बढ़ा दी और उसने देशमुख साइड फैमिली के एल्डर को हक्का बक्का कर दिया। उसने नहीं सोचा कि नकुल शॉ ने अपनी गति में से कुछ छिपा लिया था। बिजली की शक्ति वह थी जिसे बिजली विरासत से समझा गया था और उसमें गति का सार था। नकुल शॉ ने अभी अपनी गति में से कुछ संरक्षित किया था और अब एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके थोड़े समय के भीतर अपनी गति को तेजी से बढ़ा दिया था। नकुल शॉ को घेरने वाली बिजली तुरंत अधिक शक्तिशाली हो गई और 20 से 30 गज के दायरे में फैल गई। सत्य आत्मा क्षेत्र से नीचे वाले या तो तुरंत मारे गए या अपनी लड़ाई की शक्ति खो दी।
देशमुख साइड फैमिली के एल्डर ने नकुल शॉ की गति के विस्फोट पर पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की और उसका शरीर सुन्न हो गया। ये सुन्नता सनसनी उसके लिए अपनी लड़ाई की शक्ति खोने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इसने उसकी प्रतिक्रियाओं को धीमा कर दिया। बिजली की ब्लेड। नकुल शॉ के हाथ में बिजली की एक 3 फुट लंबी ब्लेड संघनीकृत हुई और यह कंपन करने लगी। यह एक इलेक्ट्रिक आरी की तरह तेज थी और उसने इसे देशमुख साइड फैमिली के एल्डर के रक्षात्मक सत्य बल की ओर घुसा दिया। नकुल शॉ की बिजली की ब्लेड अत्यंत तेज थी और इसने देशमुख साइड फैमिली के एल्डर की रक्षा को तेजी से छेदा। देशमुख साइड फैमिली के एल्डर ने चीख मारी क्योंकि उसे बिजली की ब्लेड ने छाती में घुसा दिया था। एक जला हुआ खूनी छेद दिखाई दिया जहां उसे घुसाया गया था। उसका शरीर भी कांपने लगा। बिजली की ब्लेड उस एक हमले के बाद टूट गई, लेकिन उसके चटकने से अधिक नुकसान हुआ। धमाका। जलता हुआ एक शव जमीन पर छोड़ दिया गया था। देशमुख साइड फैमिली से एक एल्डर, जो सत्य मानव रैंक के शुरुआती चरण में था, को नकुल शॉ ने एक चाल में मार दिया था। देशमुख साइड फैमिली के हर किसी का दिल हिल गया और उन्होंने सभी ने एक ठंडी सांस ली। जो लोग नकुल शॉ पर हमला करने की योजना बना रहे थे, वे बीच के कदम में रुक गए और उन्हें लगा कि उनके गले अवरुद्ध थे। देशमुख साइड फैमिली के एल्डर के इतनी तेजी से हारने का आधा कारण ये था कि उसने नकुल शॉ को कम आंका था। किसने सोचा होगा कि एक कनिष्ठ जो अभी अभी सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचा था, इतना मजबूत होगा। सच्चा लक्ष्य। क्या यह नकुल शॉ मुझे नज़रअंदाज करने की हिम्मत करता है? दूसरी ओर पंख उड़ाने वाले डाकू का चेहरा ठंडा था और नफरत से भरा हुआ था। नकुल शॉ उसका एकमात्र लक्ष्य था। उसे छोकरे को धूल में जलाना था और उन वस्तुओं को वापस लेना था जो जल चंद्रमा खजाने में उसकी थीं। उसने शुरुआत से ही नकुल शॉ पर निशाना साधा था, लेकिन नकुल शॉ ने उसे परेशान भी नहीं किया और उसके साथ हवा जैसा व्यवहार किया। इसके बजाय उसने देशमुख परिवार की ओर चार्ज किया था। उसने गुस्से में दहाड़ मारी और नकुल शॉ की ओर चार्ज किया। उसके बाद उसने देशमुख साइड फैमिली के सत्य आत्मा क्षेत्र एल्डर पर चाल चलते हुए देखा और पीछे से उसे मारने की योजना बनाते हुए गुप्त रूप से हंसा। हालांकि अगले पल में उसने नकुल शॉ को एक ब्लेड के प्रहार से देशमुख साइड फैमिली एल्डर को मारते हुए देखा। पंख उड़ाने वाला डाकू हक्का बक्का हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि देशमुख साइड फैमिली एल्डर ने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था, नकुल शॉ उससे कहीं अधिक भयानक था जितना उसने पहले सोचा था। नकुल शॉ, आओ और मरो। पंख उड़ाने वाला डाकू भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसने जल चंद्रमा भगवान आड़ू पंखा पकड़ रखा था। ट्रांसवर्स वाटर स्ट्रॉन्गहोल्ड में विनाशकारी नुकसान के बाद वह अपने गुट में वापस गया और सफलतापूर्वक जल चंद्रमा भगवान आड़ू पंखा को परिष्कृत किया। फिर उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जल चंद्रमा खजाने में हासिल किए गए कुछ संसाधनों का उपयोग किया। इस क्षण नकुल शॉ मुड़ा और एक मुस्कान के साथ पंख उड़ाने वाले डाकू की ओर देखा। उसने स्पष्ट रूप से पंख उड़ाने वाले डाकू को नज़रअंदाज नहीं किया था। हालांकि नकुल शॉ के विचार में पंख उड़ाने वाला डाकू वास्तव में निपटना सबसे आसान था। यह इसलिए था क्योंकि उसने पंख उड़ाने वाले डाकू की भावनाओं और लक्ष्य को नियंत्रित किया था। पंख उड़ाने वाला डाकू तब नुकसान के बाद नकुल शॉ से नफरत करता था और वह नफरत एक ऐसे स्तर तक पहुंच गई थी जहां यह एक दिल का राक्षस बन गया था। इसलिए नकुल शॉ को पक्का था कि पंख उड़ाने वाला डाकू परवाह किए बिना उसे मारने की कोशिश करेगा। हालांकि नकुल शॉ ने वैसा नहीं किया जैसा वह चाहता था और जानबूझकर उससे बचता रहा। लेकिन उसने देशमुख साइड फैमिली में चार्ज करते हुए और एक एल्डर का वध करते हुए साथ ही अपना ध्यान भी खींच लिया था। देशमुख साइड फैमिली एल्डर को मारना बिना लक्ष्य के नहीं था, ये वास्तव में नकुल शॉ की योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। यह इसलिए था क्योंकि देशमुख साइड फैमिली में कई सत्य मानव रैंक एल्डर थे और आयरन ब्लड रिलीजन चैप्टर पर दबाव कम करने के लिए उसे कम से कम एक को मारने की जरूरत थी।